हेलो गाइस। लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा था और आज गॉस लॉ के बारे में देखते हैं। एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है। गॉस लॉ एक्चुअली काफ़ी वास्ट पार्ट है क्योंकि इसमें इसके एप्लीकेशन ज़्यादा हैं। उसकी वजह से मैंने इसमें जो कॉम्पिटिटिव सेक्शन है जी नीट का सेक्शन, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो इसमें सिर्फ मैंने बोर्ड का पार्ट और एनसीईआरटी का पार्ट इंक्लूड किया, लेकिन इसका फर्स्ट वीडियो बोर्ड का ओनली गॉस लॉ इंक्लूड करेगा। सेकेंड वीडियो जिसमें इसके एप्लीकेशन होंगे, और थर्ड वीडियो जिसमें कॉम्पिटिटिव सेक्शन जी नीट इंक्लूड होगा। काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जिनका टारगेट ओनली क्या होता है, बोर्ड होता है, तो वो ये वीडियो काफ़ी अच्छे से देख सकते हैं। इसके बाद में वो एप्लीकेशन का पार्ट अच्छे से देख सकते हैं। लेकिन जिनका टारगेट बोर्ड के साथ में कॉम्पिटिटिव सेक्शन भी है, वो लोग ये थर्ड वीडियो भी काफ़ी अच्छे से देखें, ताकि तुम लोगों का गॉस लॉ एकदम स्ट्रांग हो सके, जिसमें अपने को फील आ सके, हाँ मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि ये चैप्टर मेरा, ये टॉपिक मेरा कम्प्लीटली प्रिपेयर हो चुका है। तो लेट्स स्टार्ट विथ गॉस लॉ। हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के पार्ट में देखा था कि किसी भी सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स पास हो होता है वो किसके बराबर होता है। जैसे हमने कंसिडर किया था कि ये एक सरफेस, इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये है, और मान लो इसका एरिया वेक्टर हमारे पास कितना है, ए है। इन दोनों के बीच में एंगल थीटा। देखो यहाँ पे कंफ्यूजन किसी को ये नहीं होना चाहिए कि थीटा किसके साथ में बना। मैंने ऑलरेडी उसमें बताया हुआ है कि थीटा जो है वो किसके साथ में होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉर्मल वेक्टर के साथ में होना चाहिए। तभी हम फ्लक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ई ए कॉस थीटा लिख सकते हैं। फ्लक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ई ए कॉस थीटा लिख सकते हैं। अगर तुम्हारा एंगल नॉर्मल प्लेन के साथ में दिया, प्लेन के साथ में अगर थीटा दिया, तो तुम्हें एंगल क्या निकालना पड़ेगा, 90 माइनस थीटा निकालना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ गॉस लॉ। गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस, जैसे इसमें एक सरफेस था, इसमें क्या था, यहाँ पे हमने जस्ट फ्लक्स के लिए क्या लिया था, एक सिंगल सरफेस लिया था। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इसमें क्या होना चाहिए, कोई भी क्लोज सरफेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्लोज सरफेस। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस, और क्लोज सरफेस हमेशा कैसा होता है, 3D होता है। कैसा होता है, क्लोज सरफेस हमेशा कैसा होता है, 3D होता है। क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनसाइड सरफेस। किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स पास हो रहा है वो किसके बराबर होगा, 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनसाइड द सरफेस होगा। जैसे यहाँ पे हम फाई इज इक्वल टू नॉर्मली क्या लिख सकते हैं, ई डॉट डी ए लिख सकते हैं, जैसे छोटा सा एरिया ले लिया। लेकिन गॉस लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या लिखते हैं, फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज व्हाट। देखो यहाँ पे हमने क्या पहना दिया, उसको रिंग पहना दी। क्या पहना दी, रिंग। दैट डिनोट्स व्हाट, क्लोज सरफेस इंटीग्रल। क्या डिनोट करता है वो, क्लोज सरफेस। क्योंकि यहाँ पे हम एक सिंगल सरफेस के लिए नहीं ले रहे हैं, हम किसके लिए ले रहे हैं, क्लोज सरफेस के लिए ले रहे हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो क्लोज सरफेस हमारा कैसा होगा, 3D होगा। जैसे सिलेंडर हो सकता है, ये भी एक क्लोज सरफेस है। फिर क्या हो सकता है, स्फीयर। सर्कल वगैरह नहीं लेना, क्या लेना है, स्फीयर हो सकता है। इसके बाद में कोन है, ये हो सकता है हमारे पास। क्या और क्या हो सकता है क्लोज सरफेस, क्यूब हो सकता है, क्यूबॉइड हो सकता है। अगर चार्ज इनके इनसाइड है, जैसे मान लो क्यू चार्ज इनके अंदर साइड में रखा हुआ है, क्यू चार्ज इनके इनसाइड रखा हुआ है,
तो हम गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या बोल सकते हैं कि फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस, दैट इज क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 1/ε0 इंटू व्हाट, चार्ज इनसाइड क्लोज सरफेस। इसको हम प्रूव करेंगे कि एक्चुअल में कैसे आ रहा है, इसको हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। लेकिन देखो यहाँ पे जो चार्ज है वो इनसाइड होना चाहिए, ना कि चार्ज उसके पॉइंट्स को कट करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे कोई चार्ज है तो ऐसा हमें नहीं लेना, हमें क्या करना है कि चार्ज जो है वो उसके इनसाइड लेना है। लोकेशन पे डिपेंड नहीं करता है, चार्ज इनसाइड कहीं भी हो सकता है, चार्ज इनसाइड कहीं भी हो सकता है, वो लोकेशन पे डिपेंड नहीं करता है कि वो कहाँ पे लोकेटेड है एग्जैक्टली जैसे यहाँ पे। लेकिन वो शार्प एज जो हम सरफेस ले रहे हैं उसको वो कट नहीं करना चाहिए इनसाइड कहीं भी। जैसे ये चार्ज मैंने यहाँ पे लिया तो वो सिलेंडर के अंदर साइड में मान लो ये हमारे पास है, तो चार्ज यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कोई मैटर नहीं, फिर भी फ्लक्स कितना होगा, Q/ε0 टाइम्स 1/ε0 होगा। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि यहाँ पे जो हमें चार्ज लेना है वो गॉसियन सरफेस, जो क्लोज सरफेस है उसके इनसाइड ही लेना है। अब यहाँ पे हमारे पास एक टर्म है गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्या होता है पहले वो देख लो। देखो गॉसियन सरफेस कोई बड़ी टर्म नहीं है, जो भी सरफेस हम चार्ज को क्लोज करने के लिए ले रहे हैं, क्लोज सरफेस that enclose given charge। बस कंडीशन ये है कि ये जो क्लोज सरफेस है वो कैसा होना चाहिए, 3D होना चाहिए, 2D पॉसिबल नहीं। कैसा होना चाहिए, 3D, क्योंकि 2D सरफेस किसी भी चार्ज को एनक्लोज नहीं कर सकता है। क्या होना चाहिए, 3D होना चाहिए। तो अब हम देखो इसका प्रूफ देखते हैं गॉस लॉ कि ये एक्चुअल में कैसे आया। सो प्रूफ देखने के लिए मान लो कि हम स्फीयर ले लेते हैं, जिसको हम इस टाइप के पोर्शन से दिखा रहे हैं। मान लो ये हमारे पास स्फेरिकल है और एक चार्ज इसके इनसाइड रखा हुआ। एक चार्ज इसके इनसाइड अगर रखा हुआ है तो ये चार्ज क्या करेगा, ये चार्ज क्या करेगा, अपनी सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ, देखो पॉजिटिव चार्ज है तो देखो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी रैंडम डायरेक्शंस में जा रही है। लेकिन हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शंस अगर देखें तो वो हर एक पॉइंट पे, देखो मान लो यहाँ पे मैं सरफेस तो ये हमारे पास बाहर की तरफ जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे भी ये बाहर की तरफ जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये जो मैंने छोटा छोटा सरफेस लिया है, ये जो छोटा छोटा सरफेस लिया है, देखो इसका एरिया वेक्टर भी किस तरफ होगा, इसी तरफ होगा, डी। वैसे इसका भी एरिया वेक्टर क्या होगा, डी, बाहर की तरफ होगा। तो ये ई और डी ए दोनों के दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन। ई और डी ए दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन। जब ये सेम डायरेक्शन में, इसका मतलब यहाँ पे भी हमारे पास थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पे भी थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। फिर यहाँ पे भी अगर हम देखें तो यहाँ पे भी क्या होगा, डी ए इसी तरफ है, ई इसी तरफ है। मतलब हर एक पॉइंट पे, यहाँ लो चाहे यहाँ लो चाहे यहाँ लो, कहीं भी लो मैं, ऑन द सरफेस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर क्या है, सेम डायरेक्शन में। लेकिन दूसरी चीज देखते हैं, हमें मैथमेटिकल टर्म क्या कहती है कि गॉसियन सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स पास हो रहा है, दैट इज व्हाट, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी, ये है हमारे पास। तो यहाँ पे देखो हमने क्या मिला कि ई और डी ए दोनों के दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन। जब दोनों के दोनों सेम डायरेक्शंस में है तो हमारे पास ई डी ए क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस 0 होगा। और कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है।
तो हमारे पास यहाँ पे सिंपली क्या आ गया, ई डी आ गया। क्या हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म को बाहर ले सकते हैं? यस, लेकिन कब ले सकते हैं? जब ये सरफेस पे आने वाले हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो, सेम। ये सरफेस पे आने वाले हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो, सेम। अब सेम कैसे होगी वो देखते हैं। देखो ये सेंटर है अपना, और सेंटर से अगर इस पॉइंट का डिस्टेंस देखें तो ये सबके लिए क्या आर है, दैट इज इक्वल्स टू रेडियस। जब इक्वल्स टू रेडियस है मतलब सेंटर से हर एक पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है, इक्वल दूरी पर है, इक्वी डिस्टेंट है। तो इक्वल डिस्टेंस पे अगर पॉइंट है, इक्वल डिस्टेंस पे अगर पॉइंट है तो डेफिनेटली वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम। तो सिंस all points on surface all points on surface are equidistant, surface are equidistant, so क्या होगा, equidistant है तो क्या होगा, so E is same, so E is what, सेम। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, सेम हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है सारे पॉइंट के लिए, तो डेफिनेटली हम ई को क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट के बाहर ले सकते हैं। ब्रैकेट के बाहर लेते हैं इसको, सो ई को हमने बाहर ले लिया। अब क्या बचा भाई, यहाँ पे डी ए बचा। ये डी एक छोटा सा एलिमेंट है, कैसा एलिमेंट है, छोटा सा एलिमेंट है। इस छोटे छोटे एलिमेंट को अगर हम ऐड करते जाएंगे, छोटे छोटे एलिमेंट को ऐड करते जाएंगे तो धीरे धीरे कवर करके क्या कर लेगा, पूरा स्फीयर बना लेगा। पूरा जब स्फीयर बन जाएगा तो हमको पता है कि स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई मतलब खटिया नहीं है, यहाँ पे 4 पाई। सो व्हाट इज ई, ई कितना होगा, पॉइंट चार्ज की वजह से ई कितना होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, जहाँ पे हमारे पास के कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, ये पॉइंट होता है। देखो यहाँ पे आर सेम है, क्यू सेम है, तो ई क्या हुआ, सेम ही हुआ। तो यहाँ पे हम क्या रख देते हैं, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, देखो इसमें से 4 पाई आर स्क्वायर कंप्लीटली कट गया, बचा क्या, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट बचा। मतलब हमारे पास फाई थ्रू क्लोज सरफेस ई डॉट डी ए इज इक्वल टू कितना हो गया, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट हो गया। कितना हो गया, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू क्या है, ये जो गॉसियन सरफेस है इसके इनसाइड का चार्ज है। सो ये है गॉस का लॉ, लेकिन इसके लिए कुछ पॉइंट्स है वो हम देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट ये कहता है कि इसमें जो ये मैंने लेफ्ट हैंड टर्म लिखी, लेफ्ट हैंड टर्म इंक्लूड ऑल चार्जेस। ऑल चार्जेस का मतलब क्या है, इनसाइड भी होना चाहिए और आउटसाइड भी होना चाहिए। वो सारे चार्जेस को लेफ्ट हैंड टर्म इंक्लूड करते, इंक्लूड ऑल चार्जेस इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड। लेकिन गॉस लॉ में जो ये राइट हैंड टर्म है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, बट राइट हैंड साइड इंक्लूड only charges inside surface। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो मैं बताता हूँ कि कैसे आता। देखो अब हमें गॉस लॉ का सिंपल सा फिनोमेना तो पता ही है कि इनसाइड के लिए तो हमारे पास सीधा क्यू बाय एप्सिलॉन है, लेकिन बाहर वाले के लिए क्यों आ रहा है ऐसा। जैसे मान लो मैंने ऐसा रैंडम सरफेस ले लिया, ये 3D सरफेस है, ठीक है, ये 3D सरफेस है। एक मेरे पास Q1 है जो इनसाइड है, मान लो कि मैंने Q2 यहाँ पे बाहर की तरफ ले लिया, यहाँ पे Q3 ले लिया। अब Q1 अंदर वाले के लिए तो मैं लेफ्ट हैंड टर्म सीधा ही लिख सकता हूँ कि वो कितना होगा, फाई इज इक्वल टू
क्यू 1/ε0। लेकिन भाई ये बाहर वाला क्या होगा? देखो, जब ये बाहर वाले सरफेस को अगर मैं देखूं तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो कुछ इस तरह से जाएगी, वो कुछ इस तरह से जाएगी। तो देखो इस पॉइंट पे एंटरिंग हो रही है, इस पॉइंट पे एंटरिंग हो रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आ रहा है और इसका एरिया वेक्टर इस तरफ है। यहाँ पे देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, एरिया वेक्टर भी इसी तरफ है। तो अगर मैं इसको φ1 बोलूँ और इसको मैं φ2 बोलूँ तो डेफिनेटली देखो φ1 क्या है? एग्जिट। φ1 क्या है? एग्जिट, मतलब क्या होगा? पॉजिटिव। φ2 क्या है? एंट्रिंग, और एंटर हो रहा है वो क्या होगा? नेगेटिव। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, एरिया सेम है, तो दोनों क्या हो जाएगा? φ1 प्लस φ2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई ए माइनस ई ए माइनस ई ए, खचाक बचा क्या हमारे पास? जीरो। मतलब आउटसाइड वाले चार्ज के थ्रू जितना फ्लक्स एंटर हो रहा है एग्जैक्टली उतना ही क्या हो रहा है? बाहर जा रहा है। इसका मतलब नेट फ्लक्स उसके लिए क्या हो गया? जीरो हो गया। सो जो लेफ्ट हैंड साइड की टर्म है वो सब कुछ इंक्लूड कर रही है, इनसाइड आउटसाइड। लेकिन जब उसका हम मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं, जब हम उसका मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं तो हमें क्या मिलता है कि जो आउटसाइड वाले चार्जेस का जो फ्लक्स है वो कितना हो जाएगा? जीरो। तो बचेगा क्या? ओनली इनसाइड वाला बचेगा, और जो गॉस लॉ की लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड के टर्म में हमें मिलता है। इज इट क्लियर? सो ये हो गया हमारे पास। अब देखते हैं हमें सरफेस हमेशा कैसा बनाना है? क्लोज सरफेस बनाना। क्लोज सरफेस, मान लो कि तुम्हारा घर है, उसका ये टेरेस का पार्ट है, उसका ये टेरेस का पार्ट है, और मान लो कि टेरेस वाले सरफेस पे मैंने चार्ज क्यू रख दिया। अब मैं पूछूं कि तुम्हारे घर के अंदर से कितना चार्ज पास हो रहा है, तो अभी ये जो चार्ज टेरेस पे रखा हुआ वो क्या किया हुआ है? जो रखा हुआ वो खुला चार्ज पड़ा हुआ। तो गॉस का अगर हमें लॉ लगाना है, गॉस का लॉ अगर हमें लगाना तो क्या करना पड़ेगा? इस चार्ज को एनक्लोज करना पड़ेगा। तो कोई क्या बोलेगा? इस चार्ज को एनक्लोज करने के लिए इसको धूप ना लगे इसलिए हमें क्या करना चाहिए? इसको बंद कर देना चाहिए। इसको क्या कर देना चाहिए? बंद। मतलब हमने ऊपर एक और फ्लोर बना दिया, एक और फ्लोर बना दिया, तो ये कि चार्ज क्या हो गया? अंदर आ गया, मतलब ये बंद हो गया। अब जब ये बंद हो गया तो इसमें हम गॉस लॉ लगा सकते हैं, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से जाएगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से जाएगी। तो फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये तो गॉस लॉ में होता है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि ये वन सरफेस के थ्रू कितना जाएगा, तो थ्रू बॉटम, थ्रू बॉटम क्यूब अगर मैं बोलूं तो φ1 हमारे पास कितना आएगा? आधा ऊपर गया आधा नीचे गया। इसका मतलब ये कितना हो गया हमारे पास? क्यू बाय 2ε0 होगा। सो फ्लक्स थ्रू बॉटम क्यूब हमारे पास कितना आ गया? φ1 इज इक्वल टू क्यू बाय 2ε0। तो देखो टोटल जब ये सरफेस हमने लिया, टोटल जब हमने सरफेस लिया तब हमारे पास कितना है? क्यू बाय एप्सिलॉन। तो आधा ऊपर जाए आधा नीचे जाए। ओके, अब देखो ये कुछ आईएमपी पॉइंट्स है जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए ऑलरेडी। तो इसमें बताया जा रहा है कि गॉस लॉ, मैंने पहले ही बता दिया तुम्हें कुछ पॉइंट्स के बारे में। गॉस लॉ इज ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस नो मैटर व्हाट इज द शेप और साइज। सिंपली क्या होना चाहिए? सरफेस क्लोज होना चाहिए, चाहे वो ऐसे शेप का हो, चाहे वो तुम्हें कोन दिया हो, चाहे तुम्हें स्फीयर दिया हो, कोई भी शेप हो, इट डजेंट मैटर, दैट मस्ट बी क्लोज। सिर्फ क्या होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए। The term Q on the right side of Gauss law includes the sum of all charges enclosed by the surface, right? Q by epsilon naught जो हमने लिखा है, Q by epsilon naught जो हमने लिखा है, इसमें ये जो Q है वो सिर्फ क्या इंक्लूड करता है? इनसाइड का चार्ज, राइट? The charges may be located anywhere inside the surface. चार्ज कहीं भी हो सकता है, उसका पोजीशन मैटर नहीं करता। जैसे ये स्फीयर है, चार्ज यहाँ पे हो, चार्ज यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, कहीं भी हो, इट डजेंट मैटर। फ्लक्स क्या होगा? उसके थ्रू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ही आए।
In the situation when the surface is so chosen that are some charges inside and some outside, the electric flux whose flux appears on the left side is due to all the charges both side inside and outside. वो मैंने बता दिया कि बाहर वाले चार्जेस की वजह से फ्लक्स कितना हो जाता है ज़ीरो, और अंदर वाले की वजह से कितना हो जाता है कैंस अंदर वाले की वजह से कितना हो जाता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और बाहर वाले की वजह से क्या हो जाता है कैंसिल आउट हो जाता है. सो जो फ्लक्स होगा वो टोटली किसका काउंट होगा, ओनली एंड ओनली चार्जेस इनसाइड की वजह से होगा, आउटसाइड की वजह से वो काउंट नहीं हो सकता. नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, द surface that we choose for the application of Gauss law is called the Gaussian surface. You may choose any Gaussian surface and the apply Gauss law. However, take care not to the let Gaussian surface pass through discrete charge. मैंने बताया कि वो जो चार्ज है वो कहाँ पे नहीं लोकेट होना चाहिए, जहाँ से गॉसियन सरफेस पास हो उस पे. जैसे कि चार्ज है, हमने स्फेरिकल सरफेस लिया, स्फेरिकल सरफेस लिया तो ये गॉसियन सरफेस चार्ज को कट नहीं करना चाहिए बस. दिस इज बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट चार्जेस नॉट वेल डिफाइंड एट द लोकेशन ऑफ एनी चार्ज. एज यू गो क्लोज टू द चार्ज द फील्ड ग्रोज आउट एनी बाउंड. मतलब ये जो चार्ज है इसकी वजह से फील्ड लाइंस यहीं से ग्रो आउट होती है, तो हम एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर पाते, इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि वो वहाँ पे लोकेट नहीं होना चाहिए. उसके लिए हम कॉम्पिटिटिव सेक्शन में मैं बताऊंगा कि अगर इस तरह से चार्ज दिया है और हमें कुछ डिस्टेंस पे अगर सरफेस लोकेटेड है, कुछ डिस्टेंस पे अगर सरफेस लोकेटेड है और उसके थ्रू कितना फ्लक्स पास हो रहा है, ये अगर हमें निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा. फिफ्थ, Gauss law is often useful towards a much easier calculation of the electrostatic when the system has a some symmetry. जैसे अभी मैंने बताया था रूफ पे अगर रखा हुआ है तो चार्ज के लिए क्या होगा, जैसे सिमेट्री में बोले यहाँ पे हमारे पास देखो सिलेंडर है, इसके इस जगह पे कोई चार्ज रखा हुआ तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको क्लोज करने के लिए एक और सरफेस इधर रखना पड़ेगा. तो ये चार्ज क्या हो गया, एनक्लोज हो गया. अब मैं पूछूं कि वन के थ्रू कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो तुम बोलोगे कि टोटल के थ्रू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है. तो ये जो फ्लक्स होगा इसके थ्रू आधा जाएगा और आधा इसके थ्रू जाएगा. तो डेफिनेटली वन के थ्रू जो फ्लक्स आएगा वो हमारे पास कितना होगा, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. नेक्स्ट, फाइनली गॉस लॉ इज बेस्ड ऑन द इनवर्स स्क्वायर लॉ. डिपेंड्स डिस्टेंस कंटेंट कोला. एनी वायलेशन ऑफ गॉस लॉ विल इंडिकेट डिपार्चर फ्रॉम द इनवर्स स्क्वायर लॉ. देखो इसका मतलब क्या है, जैसे कि हम डिस्टेंस कुछ भी ले लें, डिस्टेंस कुछ भी ले लें, लेकिन फ्लक्स की जो वैल्यू है, फ्लक्स की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट ही रहेगी. जैसे कि हमारे पास चार्ज यहाँ पे लोकेटेड है, इसके सराउंडिंग में सरफेस है. फर्स्ट सरफेस मान लो हमने रेडियस आर का ले लिया, फिर एक दूसरा सरफेस है, एक दूसरा सरफेस है जिसकी रेडियस सपोज कितनी है हमारे पास 2r है. अब फ्लक्स यहाँ से जितना जनरेट होगा, फ्लक्स फर्स्ट वाले चार्ज से जितना निकलेगा, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी, सबके थ्रू बाहर जाएगी. ऐसा तो है नहीं कि फर्स्ट के थ्रू जा रही है वो दूसरे के थ्रू चेंज हो जाएगी. अब कैसे इसका मैथमेटिकल देखते हैं. मान लो कि ये फर्स्ट है हमारे पास, ये सेकेंड है, तो हमें गॉस का लॉ क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज सरफेस के थ्रू कितना होता है, ई डॉट डी होता है, राइट. इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, कितना होगा फर्स्ट के लिए, के क्यू बाय आर स्क्वायर. तो फर्स्ट वाले सरफेस की रेडियस कितनी होगी, 4 पाई आर स्क्वायर. मतलब उसका रेडियस आर है तो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ कैपिटल आर है तो इसको कैपिटल आर दो, तो 4 पाई आर स्क्वायर. तो देखो हमारे पास पूरे सरफेस का सरफेस एरिया कितना आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, के क्यू बाय आर स्क्वायर. तो आर स्क्वायर कट गया, के की वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई एप्सिलॉन. तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर. अगर तुम सॉल्व करोगे तो देखो क्या हो गया, ये हो गया, और यहाँ पे आर स्क्वायर है ऑलरेडी, आर स्क्वायर भी कट गया. कितना आया वापस हमारे पास, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट फर्स्ट के लिए. लेकिन सेकंड देखें तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस 2r है
तो यहाँ पे कितना आएगा 2r का स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे सरफेस कितना आएगा, r की जगह 2r का स्क्वायर आएगा। अब देखो 2r का स्क्वायर कट गया, k का वैल्यू वापस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू रखोगे, और यहाँ पे 4 पाई, ये इसको काट देगा, फिर से हमारे पास कितना बचा, क्यू बार। मतलब फ्लक्स जितना एक चार्ज से इनिशिएट हो रहा है, चाहे तुम सरफेस एरिया बढ़ाते जाओ, लेकिन एक से जितना फ्लक्स पास हो रहा है उतना ही दूसरे डिस्टेंस वाले सरफेस से पास होता है। दैट मस्ट बी क्लोज सरफेस, दैट इज 3D सरफेस। ये क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे 2D सरफेस नहीं ले रहे, हमें बॉडी को क्लोज करना है, चार्ज हमारा क्लोज होना चाहिए। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट थिंग, अभी न्यूमेरिकल देख लेते हैं, इसके बाद में कुछ एडिशनल पॉइंट बताता हूँ मैं। और केयरफुल मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ब्लैक बॉक्स इंडिकेट दैट नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ बॉक्स इज गिवन। देखो एक बॉक्स दिया है हमें, ब्लैक बॉक्स, उसके थ्रू कितना फ्लक्स पास हो रहा है, 5 इज इक्वल टू 8 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हमें फ्लक्स की वैल्यू दी हुई है। व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स। तो बॉक्स कैसा है, क्लोज है, बॉक्स कैसा है, क्लोज है। तो थ्रू क्लोज बॉक्स हमारे पास 5 इज इक्वल टू कितना होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये किसके अकॉर्डिंग है, गॉस लॉ के। बाबा गॉस का लॉ हमें ये कहता है। तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्यू कितना आएगा हमारे पास, 5 एप्सिलॉन नॉट। दैट विल बी व्हाट, 5 कितना है, 8 इंटू 10⁻³। सो 8 इंटू 10⁻³ है हमारे पास 5 की। सो 8 इंटू 10⁻³ इंटू एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, 8.85 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा ये, देयर विल बी टोटल फ्लक्स कैलकुलेटेड। सो हमारे पास कितना आ गया, दैट कैलकुलेशन विल बी व्हाट, 7.08। ये कैलकुलेशन हमारे पास 70.8 आएगा, इसको 7.08 में लिखेंगे। देखो अभी पावर कितना होगा, 10⁻⁻⁹। सो सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7.08 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। दिस इज द चार्ज इनसाइड। अब सेकेंड पार्ट में ये पूछा है कि इफ नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स वर जीरो, नेट फ्लक्स जीरो, सो व्हाट विल यू कंक्लूड दैट देयर वर नो चार्जेस इनसाइड द बॉक्स। देखो 5 इज इक्वल टू हमारे पास नॉर्मली हम क्या होते हैं, समेशन ऑफ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं, क्यू क्योंकि टोटल चार्ज इनसाइड होता है, 5 0, तो समेशन ऑफ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट 0। अब समेशन ऑफ क्यू इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ये तो नहीं है कि अंदर चार्ज ही नहीं हो। जैसे मान लो कि हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज रखा और दूसरा माइनस क्यू चार्ज है, तब भी तो टोटल चार्ज इनसाइड क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। तब भी टोटल चार्ज इनसाइड क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। सो टू अपोजिट चार्जेस में एग्जिस्ट, दैट विल बी ओवर कंक्लूजन। नॉट नेसेसरी की चार्ज 0 ही, नॉट नेसेसरी की चार्ज 0। नेक्स्ट, ये एप्लीकेशन है गॉस लॉ का काफ़ी अच्छा। सो देखो इसमें क्या दिया हुआ है, a point charge plus 10 microcoulomb is a distance 5 centimeter above the center of a square of side 10 centimeter. What is the magnitude of electric flux through the square? अब ये क्वेश्चन जब बच्चों को मिलता है तो वो क्या ट्राई करते हैं कि सर ये तो एक सिंगल सरफेस है, तो हम E.ds वाला लॉ लगा दें और सीधा। लेकिन देखो बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस सारे पॉइंट के लिए डिफरेंट है। अगर सारे पॉइंट के लिए डिफरेंट है तो हमारे पास ई चेंज हो रहा है, राइट। तो ई चेंज हो रहा है तो हमें E.ds लगाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम सिंप्लीफिकेशन के लिए देखो ये साइड लेंथ हमें 10 सेंटीमीटर दी, ये साइड लेंथ 10 सेंटीमीटर दी,
और ये एग्जैक्टली बीच से 5 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ है। इसका मतलब जैसे क्यूब अगर ले लो, तो एक क्यूब ले लो और मान लो कि ये जो सरफेस है वो इसके नीचे का सरफेस है, बॉटम सरफेस है। और चार्ज एग्जैक्टली कहाँ रखा हुआ है, उसके सेंटर पे रखा हुआ है। चार्ज एग्जैक्टली कहाँ रखा हुआ है, उसके सेंटर पे। देखो ये डिस्टेंस हो गया ना 5 सेंटीमीटर, यहाँ से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस होगा। ये लेंथ कितनी है हमारे पास, 10 सेंटीमीटर। तो फ्लक्स थ्रू क्यूब कितना होगा भाई, ये तो क्लोज हो गया। क्लोज हो गया मतलब कितना हो गया, क्यू बाय एप्सिलॉन। लेकिन अगर मैं एक फेस है हमारे पास, 6 फेसों के थ्रू कितना फ्लक्स पास हो रहा है, क्यू बाय एप्सिलॉन। तो थ्रू वन फेस हमारे पास कितना आएगा, क्योंकि ये जो इस चार्ज की वजह से जो फ्लक्स था वो ऑल डायरेक्शन में स्प्लिट हो रहा था, सारे के सारे फेसेस के थ्रू जा रहा है। जब सारे के सारे फेसेस के थ्रू जा रहा है तो कितना हुआ, क्यू बाय एप्सिलॉन। वन फेस के थ्रू कितना हो गया, 5 इज इक्वल टू क्यू बाय 6 एप्सिलॉन। अब हमें क्या दिया हुआ, क्यू दिया हुआ, दैट इज व्हाट, क्यू कितना है हमारे पास, +10 माइक्रोकुलम। क्यू कितना है हमारे पास, +10 माइक्रोकुलम। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है ऑलरेडी हमारे पास, कितनी होती है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। सो 5 इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, 10 माइक्रोकुलम, दैट इज 10 इंटू 10⁻12 डिवाइड बाय 6 इंटू कितना हो गया, 8.85 इंटू 10⁻12। ये 10⁻12 10⁻12 तो क्या हो गया, खर्चा है, सॉरी दिस इज बाय मिस्टेक, दिस इज 6 माइक्रोकुलम। सो -6/-12 कितना हो गया, 10⁻6 हो जाए। 10⁻6 मतलब 10 इंटू 10⁻6 डिवाइड बाय 6 इंटू 8.85। बाय मिस्टेक मेरे दिमाग में पिकोकुलम हो गया, सो 10⁻12। सो हमारे पास 5 इज इक्वल टू 10/6.8 इंटू 8.5 कितना आएगा, 10 डिवाइड बाय 6 इंटू 8.85, दैट विल बी 0.18, मतलब 0.19 लिख सकते हैं, इंटू 10⁻6। सो वी कैन राइट डाउन 5 इज इक्वल टू व्हाट, 1.9 इंटू 10⁻5। यूनिट क्या होता है हमारे पास, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। दिस वुड बी द और आंसर। देखो कितना अच्छा है, सिमेट्री है तो सीधा हमने सॉल्व कर। पर क्या हम ये लो एक फेस के थ्रू फाइंड आउट करने के लिए सॉल्व कर सकते थे, जब अगर ये सरफेस हमें दिया है और ये चार्ज 5 सेंटीमीटर एग्जैक्टली ऊपर ना देख के नीचे दिया हो, अगर सेंटर पे होता तो हम इस एक फेस के थ्रू नहीं कैलकुलेट कर सकते इस तरीके से। उसके लिए डिफरेंट मेथड है, उसके लिए डिफरेंट जो मेथड है उसमें हमें ई निकालना पड़ेगा और फिर उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। दैट वी विल सी इन द कॉम्पिटिटिव सेक्शन। Now, next, the point charge 2 microcoulomb is at the center of Gaussian surface, 9 centimeter on edge. What is the net electric flux? अब देखो गॉसियन सरफेस दिया हुआ है हमें और गॉसियन सरफेस का 9 सेंटीमीटर ऑन एज दिया हुआ है, सेंटर ऑफ। तो गॉसियन सरफेस के थ्रू दिया हुआ है तो क्यूबिक सरफेस है। अब उसकी साइड लेंथ कितनी भी दी हो क्या मैटर करता है, चार्ज उसके इनसाइड है तो डेफिनेटली फ्लक्स कितना पास होगा, बड़ा इजी, फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन। सिंस क्यूबिक सरफेस इज क्लोज सरफेस, 3D सरफेस, क्लोज सरफेस और 3D सरफेस, तो फाई इज इक्वल टू बड़ा इजी हो गया है तो क्यू बाय कितना होगा, एप्सिलॉन हो। क्यू हमें दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻6 डिवाइड बाय कितना हो गया, 8.85 इंटू 10⁻²। सो 2/8.85 कितना आएगा, 2 डिवाइड बाय 8.85, दैट इज 0.22, 0.22 इंटू 10⁻6 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओके,
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक पॉइंट आगे शिफ्ट कर देते तो 2 × 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट, a point charge causes an electric flux of -1 × 10⁻³ Newton meter square per coulomb to pass through a spherical surface 10 centimeter radius centered on the charge. If the radius of Gaussian surface were double, how much flux would pass through the surface? What is the value of point charge? अभी जस्ट मैंने बताया था कि अगर चार्ज कोई सेंटर पे रखा हुआ, चार्ज को अगर सेंटर पे रखा हुआ है और उसका रेडियस भले ही डबल कर दे तो भी उसमें कोई चेंज आता ही नहीं। मतलब हमारे पास फ्लक्स तो कितना होगा, फाई इज इक्वल टू -1 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अगर ये नेगेटिव है इसका मतलब क्या है, नेगेटिव है इसका मतलब चार्ज अंदर क्या है, नेगेटिव है, तो फ्लक्स इसमें क्या हो रहा है, एंटर हो रहा है। फ्लक्स इसमें क्या हो रहा है, एंटर हो रहा है। अब देखो इतनी फील्ड लाइंस एंटर हो रही है तो यहाँ पे मैं दूसरा सरफेस बनाऊँ तो भी क्या कुछ चेंज आएगा, नहीं, क्योंकि flux through any closed surface is given by what, Q/ε0। it does not depend on size, वो सिर्फ क्या होना चाहिए, क्लोज सरफेस होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज? तो वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज हमारे पास कितना हो गया, फाई इज इक्वल टू क्या होता है, Q/ε0। तो Q इज इक्वल टू कितना हो गया, -1 × 10⁻³ दिया हुआ, -1 × 10⁻³ दिया और ε0 उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ε0 की वैल्यू कितनी है, 8.5 × 10⁻², दिस इज प्लस। सो Q इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया, -8.85 × 10⁻⁹ सो दैट विल बी इज इक्वल टू व्हाट, -9 मतलब क्या होता है, नैनो, टाटा की गाड़ी, नैनो कूलम, ठीक है। सो ये एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स थे। अब हम कुछ डिफरेंट एप्लीकेशन पार्ट देखते हैं, जैसे कि हमें क्यूब दिया और क्यूब के डिफरेंट पोजीशंस पे रखा हुआ है चार्ज, तो उसके थ्रू कितना फ्लक्स पास होगा। सबसे पहले चार्ज प्लेस इट सेंटर ऑफ, चार्ज को कहाँ पे रखा हुआ है, सेंटर पे रखा। अब चार्ज को जब सेंटर पे रखा हुआ है क्यूब के, मतलब तुम रूम में बैठे हो और चार्ज रूम में, तो वो चार्ज क्या होगा, कंप्लीटली रूम के सारी दीवारों के थ्रू क्या होगा, एनक्लोज होगा। अब अगर पूछा जाए कि कितना फ्लक्स पास होगा तो तुम सीधा बोलोगे कि सर ये तो क्या है, क्लोज सरफेस है, और क्लोज सरफेस है तो क्या होगा, सारे सरफेस फेसेस के थ्रू पास होगा, तो फाई इज इक्वल टू Q/ε। लेकिन अगर मैं ये पूछूं व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू ईच फेस, फ्लक्स थ्रू ईच फेस कितना होगा, 6 फेस जो चार्ज को क्लोज कर रहे हैं, 6 फेस जो चार्ज को क्लोज कर रहे हैं उनके थ्रू कितना पास हो रहा है, Q/ε0। तो एक फेस के थ्रू कितना पास होगा, 1/6 पास होगा, मतलब फाई इज इक्वल टू 1/6 ऑफ Q/ε। सो फाई इज इक्वल टू कितना होगा, Q/6ε। दिस वुड बी द आंसर। ना सेकेंड देखते हैं इसका। अब सेकेंड में क्या है, जैसे चार्ज को कहाँ पे रखा हुआ है, फेस पे रखा हुआ है, चार्ज प्लेस ऑन। वैसे इस टाइप का एप्लीकेशन मैंने पहले ले लिया है, जैसे हमने रखा था ना, रूफ पे रखा था, रूफ पे रखा था तो दोनों के थ्रू कितना पास हो रहा था, Q/2ε। जैसे हमारे पास ये क्यूब है, ओके, ये क्यूब है और चार्ज को हमने यहाँ पे रखा हुआ। जब चार्ज को यहाँ पे रखो, देखो हम इसको राइट साइड से देख सकते हैं, इसका मतलब ये चार्ज क्लोज नहीं हुआ। तो इसको क्लोज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक और ऐसा का ऐसा क्यूब इसके बाजू में बनाना पड़ेगा। जब हमने इस तरफ बना दिया क्यूब, तो देखो ये क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो सरफेस 1 के थ्रू पास हो रहा फ्लक्स कितना होगा,
फाइव वन इज टोटल के थ्रू कितना होगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो वो उसका आधा है, तो क्यू बाय एप्सिलॉन, क्योंकि देखो फील्ड लाइंस इसमें भी जाएगी और फील्ड लाइंस इसमें भी, तो हमारे पास किसके थ्रू चाहिए थी, फेज वन के थ्रू, दैट इज व्हाट क्यू बाय टू एप्सिलॉन। सो ये आ गया हमारे पास फ्लक्स। नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी, चार्ज is placed on charge is placed on vertex of vertex मतलब तुम्हारे रूम के कोने पे रखा हुआ, अगर चार्ज को एक कोने पे रखा हुआ है तो कितना पास होगा फ्लक्स पूरे क्यूब के। इसका एप्लीकेशन केमिस्ट्री के सॉलिड स्टेट में किया होता है, सॉलिड स्टेट जिसको पढ़ा हुआ है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे चार्ज क्यों रखा, अब देखो ये चार्ज है तो ओपन, क्योंकि ये बंद तो हुआ नहीं, तो इस चार्ज को बंद करने के लिए हम क्या करें, देखो सबसे पहले तो इस चार्ज को बंद करने के लिए हम ऐसे चार डब्बे रख दें। अभी भी मान लो कि हमने इधर से बना दिया, इधर से हमने ये बॉक्स बना दिया, लेकिन चार्ज यहाँ पे रखा हुआ। अब चार्ज देखो हम आगे से देख रहे हैं तो हमें क्या लग रहा है, बंद रखा, लेकिन अगर कोई पीछे से देखेगा, पीछे साइड से देखेगा तो उसको चार्ज खुला हुआ लगेगा। इसका मतलब इस चार्ज को क्लोज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चार बॉक्स पीछे साइड में भी रखना पड़ेगा। जिससे मान लो कि यहाँ पे चार्ज है, तो मैंने क्या किया, इसके ऊपर एक रख दिया, इसके साइड में दो रख दिए, तो चार हो गए। लेकिन तुम्हारे लिए तो ये चार्ज अभी भी विजिबल है, तो इसको क्लोज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वैसे के वैसे एक सरफेस यहाँ पे, एक सरफेस इधर, एक सरफेस इधर, चार सरफेस और रखना पड़ेगा। मतलब टोटल सरफेस मिला के कितने हो गए, 8। सो चार्ज इज एनक्लोज बाय 8 क्यूब। कितने क्यूब से एनक्लोज हो रहा है, सो फ्लक्स थ्रू गिवन क्यूब, मतलब 8 क्यूब अगर उसको क्लोज कर रहे हैं तो 8 क्यूब के थ्रू कितना फ्लक्स पास होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स थ्रू गिवन क्यूब कितना होगा, उसका 1/8, 8 के थ्रू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट पास हो रहा है, तो 1 के थ्रू कितना होगा, उसका 1/8। सो उसका 1/8 आएगा हमारे पास, दैट इज व्हाट 1/8 ऑफ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। So this is equals to what, Q by 8 epsilon। अब मैं ये पूछूँ what is flux through each phase, तो इसमें मिस्टेक क्या करते पे, जैसे उसमें हमने सेंटर पे रखा था तो सबके लिए इक्विडिस्टेंट था, तो सबके थ्रू फ्लक्स कितना आ गया, 1/6 आ गया। लेकिन देखो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। what is flux through each phase, जब हम बेटा फ्लक्स थ्रू इच फेज फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे जो चार्ज रखा है इसकी फील्ड लाइंस देखो, इसके तो पैरेलल जाएगी, मतलब इसको तो क्रॉस करके जाएगी नहीं। इसके भी क्या होगा, पैरेलल जाएगा, मतलब इसको क्रॉस करके जाएगी नहीं। फिर यहाँ पे एक और चार्ज है जो पीछे वाला फेज है, उसके लिए भी यहाँ पे रखा हुआ है, तो उसमें भी फील्ड लाइंस तो ऐसे ही जाएगी, क्रॉस तो करेगी। मतलब इन तीन फेज के थ्रू कोई भी फ्लक्स पास नहीं हो रहा है, क्योंकि उनके पैरेलल है फील्ड लाइंस। तो सिर्फ ये सामने के 3 फेसेस है, सामने के 3 फेसेस है, इनको क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करके जाएगी इस तरीके से। जब उनको क्रॉस करके जाएगी तो हमारे पास फाई इज इक्वल टू सिंपली क्या आएगा, फाई इज इक्वल टू कितना आएगा, 1/3 आएगा, 1/3 ऑफ क्यू बाय 8 एप्सिलॉन। सो इच फेज के थ्रू कितना हो गया, इस फेज के थ्रू कितना हो गया हमारे पास, 1/3 ऑफ क्यू बाय 8 एप्सिलॉन। सो फाई इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया, 1 क्यू बाय 24 एप्सिलॉन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
एंड डिफरेंट। ठीक है बेटा। सो यहाँ तक हमारा एनसीईआरटी का जो कॉन्सेप्ट है, बोर्ड का जो पार्ट है, वो कंप्लीट हुआ। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो इसका एप्लीकेशन बेस होगा। सो कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए सारे के सारे वीडियो देखते जाओ, तो तुम्हें उसका प्लस पॉइंट मिलता जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करो बेटा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स बढ़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।